देखिए दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस एग्जाम 1 सितंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट के गणित के सवालों का समाधान करेंगे और देखेंगे कि पिछले वर्ष में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं और कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है, कौन सा चैप्टर अच्छा है। तो चलिए सीधा सवालों पर चलते हैं और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल हमसे क्या कहा है कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है, ए के 5% और बी के 4% का योगफल ए के 6% और बी के 8% के योग के 2/3 ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि ए का 5%, बी के 4% का योगफल प्लस बी के 4% का योग जो है ए के 6% बराबर ए के 6% के 8% के और बी के 8% के योग के 2/3 है। तो देखिए सभी जगह परसेंट कॉमन है तो हम परसेंट को ना भी ले तो कोई इससे कोई बड़ा फर्क तो पड़ेगा नहीं। परसेंट सभी जगह पर कॉमन है तो हम 100 इधर लेंगे, 100 इधर लेंगे, एलसीएम 100 ले लेंगे, इधर से इधर संख्या कट जाएगी, यानी कि परसेंटेज को हम ना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 3 का गुणा सीधा इधर होगा तो 5 में 3 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 15 है, प्लस 4 का 3 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 12 भी, बराबर 2 का इस 6 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 12 है, प्लस 8 का इस 2 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 16 भी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम पक्षांतर कर सकते हैं। यदि इस 12 को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3 है, बराबर इस 12 बी को हम यदि इधर लेके जाएं तो 16 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 4 बी। ठीक है, और ए और बी का यदि हम रेशियो निकालेंगे तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा 4:3 और यही हमारा सही आंसर है। सवाल क्या कहा है, एक शर्ट पर दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए जिसके अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट काटने के बाद विक्रय मूल्य 446 रुपए हो जाता है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य x रहा होगा और उस पर 104 रुपए की छूट दी, इसके बाद उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 546 रुपए हो गया। यदि विक्रय मूल्य 546 हुआ एसपी और ये सीपी हमें निकालना है, तो आप इस बात को समझो, यदि इसमें छूट दी होगी तो ये संख्या इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, तभी तो इसको छूट देने के बाद ये संख्या बनी होगी। यानी कि इसका जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस 650 होगा। यदि इसमें हम 104 रुपए से 650 हो जाएगा, आप 650 की चीज को 104 रुपए की छूट देने के बाद 546 रुपए में बेचा गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या था, 104 रुपए की छूट दी, कितने पर छूट दी, 650 पर, और परसेंटेज में हमसे मान पूछा है तो हम सीधा 100 का गुना कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको 13 से काटेंगे, 13 से जाएगा यह 8 बार और 13 से जाएगा यह 5 बार और 50 से जाएगा यह 2 बार और 8 × 2 16% जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, एक कक्षा में 30 लड़के और 24 लड़कियां हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो लड़के हैं 30 और लड़कियां हैं 24, तो इनका अनुपात ही पूछा है, तो 6 से हम काट देंगे इसको 5 बार, 6 से हम इसको काट देंगे 4 बार, बस यही हमारा आंसर होगा। देखिए अगला सवाल क्या कहा, रीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात 21:28 है। रीता के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 28 वर्ष थी। रीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है, एक साइड हमने लिख दिया रीता और एक साइड लिख दिया हमने माँ। अब उसने कहा कि रीता की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात था 21:28 था। अब आगे उसने क्या कहा, उसकी माँ उसके जन्म के समय, रीता के जन्म के समय उसकी माँ 28 वर्ष की थी। यानी रीता का जब जन्म हुआ होगा, रीता का जब जन्म हुआ तो रीता तो 0 वर्ष की होगी, उसकी माँ 28 वर्ष की थी, तो कितनी बड़ी हुई उसकी माँ, 28 साल बड़ी होगी उससे। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना दिया है, यहाँ पर अंतर दिया हमें 7 और 7 का मान हमारे पास है 28, 1 का मान निकालेंगे हम तो 1 का मान आएगा 4 और वर्तमान आयु निकालना है तो 21 का हम 4 में गुना कर देंगे अनुपात 28 का हम 4 में गुना कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 84 और ये आ जाएगा 112 और यही हमारा सही आंसर होगा। देखिए अगला सवाल, नित्या ने एक बचत बैंक में 1200 रुपए जमा किए। बैंक ने प्रति 12% साधारण ब्याज की पेशकश की। 5 साल में नित्या को कितना ब्याज मिलेगा। हमसे साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो हमें साधारण ब्याज तो ज्ञात करना है। हमारे पास राशि है 1200, दर है 12% और टाइम क्या है, टाइम है 5 साल बटा 100। 00 से 00 हमने काट दी, 12 × 12 144 आएगा, इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 4 20, 5 × 4 20 और 2 22, 2 5 और 2 7, 720 रुपए का जो है हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए अगला सवाल, 5 वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपए है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है।
और ठीक है, 5,000 रुपये का तो जो है हमारे पास साधारण ब्याज है, और 10,000 रुपये की हमारे पास राशि है, और जो हमें टाइम दिया है वह दिया है 5 साल, और रेट जो है हमें ज्ञात करनी है बटा 100। अब इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से यह 2 जीरो खत्म, और 5 से 10 बार में ये खत्म, यानी कि जो दर है वो आई हमारी 10%। ये बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल, 840 का 75% का 7/5 क्या होगा। हमसे कहा है कि 840 का 75% का 7/5 क्या होगा। अब 25 हम इसको काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 25 से आ जाएगा 4 बार, 4 × 5 20, और 20 से हम सीधा काटेंगे तो एक जीरो कट जाएगी, बचेगा 2, 2 से हम काटेंगे तो ये 4 बार और ये 2 बार, यानी कि 42 गुना 7 × 3 21। ठीक है, अब इसका गुना करेंगे तो 21 × 2 42, का 2 हाथ में 4, 21 × 84 और 4 88, यानी कि 882 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल क्या कहा है, यदि मैंने 5,000 रुपये की घड़ी खरीदी और 6% का टैक्स चुकाया तथा 15,000 रुपये के मोबाइल फोन पर 12% टैक्स चुकाया, तो मैंने दोनों वस्तुओं पर लगभग कितना टैक्स चुकाया। अब उसने कहा है कि 5,000 रुपये पर उसने 6% टैक्स चुकाया, तो 5,000 का 6% निकाल लेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 6 × 5 30, यानी कि इस पर चुकाया उसने 300 रुपये टैक्स। ठीक है, अब उसने कहा है कि 15,000 का उसने चुकाया है 12% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो या खत्म, 1 जीरो या सीधी इसमें लगेगी, 12 × 5 60, हाथ में 6, और 12 और 6 18, यानी कि टोटल टैक्स उसने कितना चुकाया, 1800 प्लस 300, यानी कि 2100 रुपए का उसने टैक्स चुकाया। कितने पर, टोटल कितने रुपए पर, टोटल उसने 20,000 रुपए पर, 20,000 रुपए पर टोटल टैक्स चुकाया। और परसेंटेज की बात करिए तो परसेंटेज के लिए हम सीधा 100 से गुना कर देंगे। अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो चली जाएगी, और 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो चली जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा 21/2%। या तो हम इसको और ज्यादा सोल्व करेंगे तो 2 से आ जाएगा एक बार, 1 जीरो, 1/2%, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल क्या कहा है, ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनका व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि ए 400 रुपए और बी 100 रुपए की बचत करता है तो बी के आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दी है आय, आय का अनुपात हमें कितना दिया है, आय का अनुपात दिया है 3:2 हमें दिया है, और व्यय, व्यय का अनुपात कितना दिया है, व्यय का अनुपात दिया है हमें 1:2, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब उसने कहा है कि ए 400 रुपए की बचत करता है, तो हमने बचत लिख दी है, और बी जो है वो 100 रुपए की बचत करता है। अब आपको ये तो पता होगा कि आय बराबर क्या होता है, बचत धन खर्च, क्योंकि इतना बेसिक पढ़ने का आपके पास टाइम वैसे भी नहीं है। तो अब हम इसका तीरे गुणा करेंगे सीधा, इसमें इसका तीरे गुणा करेंगे, 3 × 2 6, और 2 × 1 2, 6 और 2 का अंतर कितना आया, 4। ठीक है, अब इसका इसमें तीरे गुणा करेंगे तो ये आएगा 100 और ये आएगा 800, 800 और 100 का अंतर कितना आएगा, 800 और 100 का अंतर आएगा 700। ठीक है, अब एक का मान निकालेंगे तो 4 से जाएगा एक बार, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 से जाएगा 7 बार, बचेगा 2, 4 से जाएगा 5 बार, एक का मान हमारा 175 आ गया। अब उसने क्या कहा है हमें कि हमें बी की आय ज्ञात करनी है, यानी कि 175 गुना 2 करना है। देखिए अब गुना करेंगे तो 5 × 2 आएगा 10, हाथ में 7 × 2 14 और 1 15, हाथ में 1 2 और 1 3, 350 जो होगा बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। देखिए अगला सवाल, एक आदमी ने 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि उधार, उसने 3 वर्ष की अवधि के लिए केवल 5400 रुपए को ब्याज भुगतान किया, उधार ली गई राशि ज्ञात करें। यानी कि जो 5400 रुपए हैं ये तो है हमारा ब्याज, हमें राशि ज्ञात करनी है, और जो हमारी दर है हमारी 12%, और टाइम जो है हमारा 3 साल है, ये हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो 3 से यदि हम इसको काटेंगे तो एक बार, 3 से जाएगा 8 बार, यानी कि 1800 बार यह कट जाएगा। अब 6 से इसको काट देंगे तो 6 से यह 2 बार जाएगा, 6 से यह जाएगा 300 बार, 2 से फिर इसको काट देंगे ये तो ये जाएगा 150 बार, और 150 का इधर गुना होगा तो x गुना क्या हो जाएगा 150 और 2 जीरो ये, यानी कि यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, 12,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या है, 15,500 हो जाती है, यानी कि यह अमाउंट है, और राशि हमारी क्या है 12,500 है, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है। यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो हम क्या निकल कर जाएगा, हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा 3,000 रुपए। अब सीधी सीधा सवाल हो गया है
₹3000 का हमारा ब्याज है, 12,500 की हमारी राशि है, और हमारा समय कितना दिया है, 4 वर्ष समय दिया है, और रेट हमें याद करनी है बटा 100। तो इन 2 जीरो से तो यह 2 जीरो खत्म हो जाएगी, और यदि हम 25 से इसको काट दें तो 25 से 5 बार चला जाएगा, 25 से 1 बार चला जाएगा, 5 बचेगा, 25 से 2 बार चला जाएगा, 120 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 2 बार, फिर 5 से काटेंगे तो यह जाएगा 4 बार, और 4 से इसको काट देंगे हम तो 4 से जाएगा 6 बार, यानी कि रेट हमारी जो है वो आएगी 6%। ये बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। देखो अब आया अच्छा सवाल, मूल राशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा की गई कुल राशि का अनुपात 2:3 है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उस दर पर जमा किया जाता है जो साधारण ब्याज की दर से 2.5% कम हो। अब ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हमें उसने दिया है, कितना दिया है, 2:3 हमें दिया है। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज हमारा 1 रुपये हो जाएगा। अब 1 रुपये का हमारा ब्याज है, कितने पर, 2 पर, समय हमें कितना दिया है, 4 साल दिया है, और रेट हमें यहां से निकल जाएगी। यदि इसमें हम अब 4 से इसको काट देंगे तो ये जाएगा 25 बार, ठीक है, और आर का मान क्या निकलेगा, 25/2 निकलेगा, यानी कि ये इससे कटेगा तो ये आएगा 12.5%। ठीक है, अब उसने कहा है कि 2.5% दर कम कर दी जाती है, यानी कि 2.5% दर कम दी गई, तो हमारी दर क्या निकल कर आ गई, दर हमारी आई 10%। अब उसने कहा कि 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उस राशि पर जमा किए जाते हैं जो साधारण ब्याज की दर से इतना कम है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कितना, 20,000 रुपए में दिया है। अब इस पर चक्रवर्ती ब्याज लगाना है 10% के लिए, 10% से हमें लगाना है 2 साल के लिए। ठीक है, तो हम यदि इसमें ट्री मेथड लगाएंगे तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज में भी पहले साल का जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है, तो पहले साल का भी 2,000 होगा और अगले साल का भी 2,000 होगा। पर चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो वरना इस 2,000 पर भी 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। तो 10% के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा, ये लगेगा 200 रुपए। तो कुल हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकलकर क्या आएगा, 2,000 और 2,000 4,000 और 2 4200 रुपए जो होगा वो हमारा कुल चक्रवर्ती ब्याज होगा। और यही हमसे पूछा भी था सवाल में। अगला सवाल, यदि 4 बिल्लियां 4 मिनट में 4 चूहों को मार सकती है तो 8 चूहों को मारने में कितना समय लगेगा। अरे भैया, जब 4 बिल्लियां हैं और 4 मिनट में 4 चूहों को मार सकती है, यानी कि एक बिल्ली 1 मिनट में 1 चूहे को मार देगी। ठीक है, तो 8 चूहों को मारने में 8 मिनट लगेंगे, बात खत्म। देखो 4 बिल्ली है, 4 मिनट में 4 चूहे को मार सकती है, और वही 4 बिल्लियां 8 चूहों को मारने में कितना समय लेगी, ये जो सवाल में पूछा है। तो इस 4 से ये 4 खत्म, इस 4 से ये 4 खत्म, टी का मान 8 आ गया, खत्म सवाल। अगला सवाल, एक आदमी मोटरसाइकिल से 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति का मान निकालिए। तो ये हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और हमसे उसने चाल ही पूछी, और हमारी जो डिस्टेंस दी है वो दी है उसने हमें 250 किलोमीटर, और समय जो दिया है वो हमें दिया है 5 घंटे। तो यानी कि यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल होगी। देखिए अगला सवाल क्या कहा, एक कार 2 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मीटर प्रति सेकंड में कार की गति की गणना करें। ठीक है, तो वही हमारा फॉर्मूला होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब उसने कहा है कि 144 किलोमीटर जो है वो हमारी दूरी है, और जो टाइम है वो है हमारा 2 घंटे। तो 2 से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 7 बार, और 2 से आएगा 2 बार। लेकिन ये जो है ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में हमसे सवाल पूछा है, तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए, यानी कि जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाते हैं तो छोटी संख्या को हम ऊपर लेते हैं, और जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाते हैं तो बड़ी संख्या को ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो 18 से हम इसको काटेंगे तो यह जाएगा 4 बार, और 5 × 4 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा।